वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन से आरआरबी एनटीपीसी मॉडल प्रैक्टिस सेट 8 के जीएस पार्ट का डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूँ। आपका पहला प्रश्न है कि निकई क्या है। निक्की ये टोक्यो का शेयर बाजार है। निक्की जो है ये टोक्यो का शेयर बाजार को कहते हैं, जो जापान में है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण शेयर बाजारों में एक है। 1950 से इसकी रैंकिंग प्रतिदिन नियमित रूप से प्रायः की जाती है। शेयर बाजार दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क शेयर बाजार दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, जिसका जो क्षेत्र है वह वॉल स्ट्रीट कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई शेयर बाजार है। मुंबई शेयर बाजार के क्षेत्र को दलाल स्ट्रीट कहते हैं। 1875 में मुंबई शेयर बाजार की स्थापना हुआ। भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला शेयर बाजार बॉम्बे शेयर बाजार है, जो 1875 में स्थापित हुआ। 62 क्वेश्चंस है। क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्रीय दृष्टिकोण का अनुसरण करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। तो क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण के बजाय क्षेत्रीय दृष्टिकोण का अनुसरण 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय दृष्टिकोण का महत्व दिया गया। क्षेत्रीय दृष्टिकोण 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2002 से 7 तक रही। इस पंचवर्षीय योजना में नियोजन बनाते समय क्षेत्रीय स्तर को महत्व दिया गया। यह देखा गया कि हर क्षेत्र की नियोजन उनकी वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की सांस्कृतिक, वहाँ की वातावरण, वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ अलग अलग होती है। इस स्थिति में हम क्षेत्र विशेष के लिए नीति बनावे। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जो 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई, इसमें निर्धारित की गई। हालांकि योजना आयोग ने 1967 के बाद ही क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखा, लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसे विस्तृत रूप में प्रयोग में लाया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास और द्रुततर गति से तीव्र विकास को महत्व दिया गया। समावेशी विकास को 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया। समावेशी विकास का अर्थ होता है कि विकास का लाभ नीचे स्तर तक पहुंचे, सबके पास पहुंचे, जरूरतमंद के पास पहुंचे। 9वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1997 से 2002 और 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1992 से 1997 तक था। 63 प्रश्न है। संत रामानंद निम्नलिखित में किस शाखा से संबंधित हैं। तो रामानंद संत के बारे में हम जानते हैं कि राम मार्गित हैं। राम आश्रय
मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, जो भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण में हुआ और यह आंदोलन का विकास उत्तर भारत में हुआ, संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गया। इसमें भक्ति आंदोलन के दो भाग थे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण। सगुण में दो भाग थे, एक क्या थे? राम मार्गी, और दूसरा क्या थे? कृष्ण मार्गी। तो ये कृष्ण मार्गी और राम मार्गी ये दो भाग थे। इसी तरह निर्गुण जो संत थे, निर्गुण में भी दो भाग थे। एक जो थे ज्ञान मार्गी थे और दूसरा प्रेम मार्गी थे। तो हम देखेंगे कि रामानंद राम मार्गी थे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। राम नाम जो आज उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय नाम के रूप में जाना जाता है, इसको लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद के 12 प्रसिद्ध शिष्य हुए, जिसमें कबीरदास सबसे महत्वपूर्ण थे। कबीरदास निर्गुण थे। सगुण यानी जो भगवान के गुण का वर्णन करे, उसका प्रतिरूप बनाकर, उनका मूर्ति बनाकर। निर्गुण जो भगवान का तो गुणगान करे, लेकिन उन्हें निराकार माने, उनकी कोई रूप नहीं होती है, उनकी कोई छवि नहीं होती है, वे मंदिर में ही निवास नहीं करते हैं, बल्कि निर्गुण का मानना है कि भगवान कण कण में, घट घट में वासी होते हैं, वह अलख निरंजन होते हैं, वे अविनाशी होते हैं, वह हर जगह विराजमान है। तो रामानंद से कबीरदास ने राम नाम तो लिया, लेकिन राम नाम दशरथ पुत्र नहीं, बल्कि निर्गुण नाम लिया, निर्गुण राम को लिया। तो भक्ति आंदोलन का संबंध जो उत्तर भारत में आया, उसका श्रेय रामानंद को जाता है, और भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया है। 64 है, निम्नलिखित में किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? तो सरदार पटेल का संबंध जो है यह चंपारण आंदोलन से नहीं है, जबकि अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र सूद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के नाम जो है, महादेव देसाई आदि का नाम जो है चंपारण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 1917 में गांधी जी द्वारा पहला भारत में आंदोलन चंपारण आंदोलन किया गया, जो नील किसानों की तिनकठिया पद्धति से संबंधित थी, जिसे समाप्त कर दिया गया। चंपारण आंदोलन पूरी तरह सफल रही। बरदौली किसान आंदोलन का संबंध सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत के एकीकरण के ये जनक माने जाते हैं। 66 है, लघु हिमालय क्षेत्र 65 है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी में हम भूकंप का ग्राफीय विधि द्वारा अध्ययन करते हैं। सिस्मोग्राफी में भूकंप का सिस्मोग्राफी में हम ग्राफीय विधि द्वारा अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। और रिक्टर पैमाने से हम भूकंप की तीव्रता हम रिक्टर पैमाने पर नापते हैं। रिक्टर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता नापते हैं। 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने एक पैमाना विकसित किया, जिसमें 9 अंक होते हैं। प्रत्येक एक अंक से दूसरे अंक में तीव्रता जो भूकंप की होती है वह 10 गुना बढ़ जाती है। भूकंप क्यों
होती है यह कहना बहुत मुश्किल है क्यों आती है, लेकिन पृथ्वी के अंदर जो हलचल है उसका ही अंतिम परिणाम भूकंप के रूप में माना जाता है। भूकंप के लिए हमारे हिमालय बेल्ट भी बहुत ही खतरनाक बेल्ट है। प्रशांत क्षेत्र इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां भूकंप प्रायः आती ही रहती है। 4 रिक्टर से अधिक की भूकंप क्षति पहुंचाने की स्थिति में आ जाती है। 66 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो इसे मर्ग कहा जाता है। और गुलबर्ग इसमें सबसे प्रसिद्ध गुलमर्ग है जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि उत्तराखंड में देहरादून भी इसी तरह के जो छोटे छोटे घास के मैदान से रास्ता है उसे कहा जाता है। 67 है, लाइव हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो लाइव हरोबा लोक नृत्य शैली भारत के मिजोरम राज्य से जुड़ा हुआ है। लाइव हरोबा यह जो है नागा जनजाति से मैताई जनजाति से संबंधित है। इसके अतिरिक्त जी नगाई ली भी महत्वपूर्ण उत्सव है। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। असम में बिहू, असम की बिहू लोक नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहू लोक जो वहाँ के बहुत ही फसल की कटाई से संबंधित उत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है। 68 है, किसने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनी है? यह विचार रुडोल्फ विर्सॉ द्वारा 1855 में दिया गया कि कोशिका सिद्धांत को उन्होंने इस बात को बताया कि कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, यानी प्रत्येक सेल से दूसरा सेल बनती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया, फिर इस पर आगे टी स्वान एवं एंड स्लिड ने स्वान एवं सलाइडेन ने कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका सबसे प्रारंभिक जीव का जो है प्राथमिक इकाई है और ये कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के ही निर्माण से टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू से अंग का निर्माण होता है। साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। 69 प्रश्न है, किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण ज्ञात करें। यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा उस पर 20 N बल लगता है, तो हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है। तो F बराबर दिया गया है 20 N, m बराबर दिया गया है 10 kg और a बराबर दिया गया है, ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि 20 N बराबर 10 kg इंटू a त्वरण, a बराबर 20 N बट्टा 10 kg बराबर 2। तो त्वरण जो है a बराबर क्या हो जाएगा 2 आंसर होगा आपका। जी यहाँ देख रहे हैं कि त्वरण ज्ञात करना है, वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो दिया गया है तथा इस पर 20 बल लगता है, तो F बराबर ma फार्मूला से हम इसका अध्ययन करेंगे।
70 प्रश्न है, श्रीलंका में डच और पुर्तगालियों उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो श्रीलंका में उपनिषद जो स्थापित किया गया था डच और पुर्तगालियों द्वारा या विदेशियों द्वारा, उसे बुरधेर कहा जाता है, जो बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन वहाँ श्रीलंका में वे लोग बहुत ही संपन्न वर्ग में आते हैं। सिंहली, श्रीलंका के मूल निवासी है सिंहली। तमिल, जो श्रीलंका में रहने वाले भारत के व्यक्ति जो वहाँ रहने लगे, भारतीय मूल के व्यक्ति, तमिल जाफना द्वीप पर काफ़ी मात्रा में है और एलटीटी का संबंध भी तमिल से रहा है। 71 है, स्तंभ क और ख के पद को मिलाना है। स्तंभ क और ख में है, पहला है इलेक्ट्रॉन। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने किया है? थॉम्सन, जे थॉम्सन ने, जे थॉम्सन ने किया है। दूसरा है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया है। और तीसरा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। तो आपका विकल्प जो है बी आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन के चैडविक ने खोज किया। किसी भी परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं, वह है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणाय तत्व है, प्रोटॉन धन आवेशित है और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन धन आवेशित है और न्यूट्रॉन जो है अनावेशित है, उदासीन है। 72 प्रश्न है, समानतः संयोजी आबंधन वाले अणु के संबंध में बताना है। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग को जानना है। कथनाक एवं गलनांक आयनिक आबंधन वाले अणुओं को तुलना में उच्च होता है। तो यह सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो है यह गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि कथनांक और गलनांक यानिक आबंधन वाले अणुओं की तुलना में इसका क्या होता है? निम्न होता है। तो कोवलेंट बंधन में इसकी अणुओं की आयनिक बंधन का कथनांक और गलनांक निम्न होता है, यानी पहला सेंटेंस जो स्टेटमेंट है वह गलत है। विद्युत के कुचालक होते हैं, सही है। के अंतरा अणुबल कमजोर होते हैं, के अंतरा अणुबल कमजोर होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि संयोजी आबंधन जो होते हैं वह डिड होते हैं, रिजिड होते हैं, डिड और दिशात्मक होते हैं। ये डिड होते हैं और दिशात्मक होते हैं। दूसरा, ये आयनिक रूप में नहीं होते हैं, आवनिक रूप में होते हैं। ये आयनिक रूप में कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वह आयनिक रूप में नहीं होते हैं, बल्कि आवनिक रूप में होते हैं। 73 क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आहूत करता है। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की उल्लेख किया गया है और यह राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है यदि सामान्य विधेयक पर एक सदन द्वारा पारित होने पर दूसरा सदन 6 माह से अधिक समय तक रोक के रखती है। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन का आह्वान, नोटिफिकेशन राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा जब इसकी
अधिसूचना जारी की जाती है, आहूत की जाती है, तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन होती है। यदि उनकी आहूत करने के बाद, उनकी अधिसूचना के बाद यदि लोकसभा भंग भी हो जाए फिर भी संयुक्त अधिवेशन होगी। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा बहुमत में होते हैं, इसलिए प्रायः लोकसभा की जीत होती है। 74 है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो धन विधेयक नहीं किया जा सकता है, वित्त विधेयक नहीं किया जा सकता है, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 107 में है, साधारण विधेयक की परिभाषा 107 में है। धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वह 109 में है और वित्त विधेयक का 117 में। हम देखेंगे कि साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भी पारित की जा सकती है और माने लाया जा सकता है, और जब राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक जाता है तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। उससे पूर्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दिया गया था कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह 44वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया। APJ अबुल कलाम आज़ाद ने संसद द्वारा पारित जन प्रतिनिधि संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। हालांकि उसी रूप में संसद पुनः पारित कर भेजा। अब राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं था, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के नहीं लाया जा सकता है, और धन विधेयक और वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज भी नहीं सकते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही सर्वप्रथम लाया जा सकता है। 75 प्रश्न है, ग्लूकोज का पाइरूवेट में खंडन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका द्रव में होता है। जब हम जानते हैं कि जब हम अनाक्सीकरण क्रिया और ऑक्सीकरण क्रिया, अवशोषण और स्वशोषण दो प्रकार की क्रिया होती है। दोनों प्रकार की क्रिया में ग्लूकोज का पाइरूवेट में खंडन होता है। अनाक्सीकरण की क्रिया में ग्लूकोज से पाइरूवेट ATP की संख्या कम होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज से पाइरूवेट के द्वारा ATP की संख्या 38 होती है 1 ग्राम ग्लूकोज से। जैसा कि जानते हैं कि हमारे शरीर में जो यकृत से प्रोटीन निकलती है उसे कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो ग्लाइकोजन के रूप में बदलता है, और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वह हमें ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्रत्येक वृक्ष में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के कोशिका भित्ति जो है यह पौधे में ही पाया जाता है, जीवों में नहीं पाया जाता है। 76 है, 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि
चर्बी जो है यह चर्बी गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग एनफील्ड राइफल में किया गया, जो दिसंबर 1856 में लाया गया और जनवरी 1857 से इसकी शुरुआत हुई। उसकी कारतूस की जो कवर है, कारतूस की कवर बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया, जिससे भारत के जनमानस में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। सैनिक इसका सर्वप्रथम विरोध किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए खतरनाक था। अंग्रेज का उद्देश्य भारत के हिंदू मुस्लिम के धर्म नष्ट करना नहीं था, बल्कि ये भारी मात्रा में उपलब्ध था और सस्ता था, इसका प्रयोग किया। लेकिन इसका हिंदू और मुस्लिम दोनों ने पुरजोर विरोध किया और इस प्रकार मंगल सिंह इसका विरोध करने वाले 29 मार्च 1857 को पहला व्यक्ति थे और अंततः 10 मई 1857 को यही तात्कालीन कारण 1857 के सैनिक विद्रोह का कारण बना। 1857 के विद्रोह का मूलभूत कारण 100 वर्षों में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो शोषण मूलक नीति विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई गई, उसका ही परिणाम था। साथ में भारत में जो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया गया, वह भी इसका कारण बना। 77 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के समय एच.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया। इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया, जिसमें बयोमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 चरण हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है। 78 है भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग कहाँ हुआ। तो भारत में सत्याग्रह का पहला महान प्रयोग चंपारण में किया गया, गांधी जी द्वारा 1917 में। अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण आए और फिर चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार जो है गांधी जी के जन आंदोलन से भयभीत होकर चंपारण कृषक राहत समिति बनाया गया, जिसमें गांधी जी को भी एक सदस्य बनाया गया और इस समिति के सिफारिश पर चंपारण में जो 3 कठिया पद्धति थी उसको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार भारत में सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ। गांधी जी सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम शुरू किया। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। 1916 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास साबरमती तट पर साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया। अहमदाबाद में 1918 में सूती वस्त्र ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गांधी जी द्वारा और वहां के मिल मजदूरों की समस्याओं का निदान किया। बरदौली सत्याग्रह किसान से संबंधित, सरदार पटेल से संबंधित है। 1928 ईस्वी में इन्होंने सशक्त विरोध किया, जिसके कारण महिलाओं ने इन्हें सरदार कहा। महिलाओं की ओर से गांधी जी ने पटेल को सरदार की उपाधि दिया। 79 है संविधान सभा की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष। तो बी आर अम्बेडकर द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाया गया। संविधान निर्माण से संबंधित अनेक समितियां बनाई गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे।
राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल राज शक्ति से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। 80 प्रश्न है, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत स्वतंत्र हुआ? तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी से संबंधित थे। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने संसद में कॉमन हाउस में यह घोषणा किया कि जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, चाहे वहाँ समस्या हल हो या नहीं। उस समय भारत में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इरविन 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 81 प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले। हम देखेंगे थोड़ा गौर के कि रनाडे को किसने माना? गोखले ने। गोखले को किसने माना? गांधी ने। और गांधी को किसने माना? भावे ने। तो रनाडे को अपना गुरु मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले को गुरु मानते हैं गांधी जी, और गांधी जी को गुरु कौन मानते हैं? विनोबा भावे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता। 1905 में भारतीय सेवक संघ की स्थापना। 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये भारत में अंग्रेजी राज को देवीय कृपा मानते थे। इनका मानना था कि ये अनुकंपा है, असीम ईश्वर की कृपा है कि भारत में अंग्रेज राज आया। इनका कहने का अर्थ था कि इससे भारत में एकीकरण की प्रवृत्ति पनपी, भारतवर्ष की अवधारणा की ओर बढ़ी। हालांकि यह खंडित हो गई जब भारत पुनः स्वतंत्रता के समय 2 भागों में बट गए। 82 प्रश्न है, सेन वंश के संस्थापक। तो सेन वंश के संस्थापक विजय सेन थे। सेन मूलतः कर्नाटक के निवासी थे और हेमंत सेन ने सेन वंश की शुरुआत की, और इसके वास्तविक संस्थापक विजय सेन, जिन्होंने विजयपुरी नगर बसाया। देवपारा अभिलेख सेन वंश द्वारा लिखी गई अभिलेख है। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर भी सेन वंश द्वारा बनाया गया। देवपारा अभिलेख में हिंदी का प्रयोग किया गया। ऐसा प्रयोग प्रारंभिक हिंदी का करने वाला प्रथम वंश है। सेन वंश की राजधानी नदिया थी। लक्ष्मण सेन सेन वंश के अंतिम शासक थे। बल्लाल सेन सेन वंश के विद्वान शासक थे। बुद्ध चरित्र का लेखक अशुघोष द्वारा बहुत सारे पुस्तक लिखी गई, जिसमें ललित विस्तार, सौंदर्यानंद, सारी पुत्र प्रकरण आदि महत्वपूर्ण पुस्तक है। अशुघोष पटना निवासी कनिष्ठ ने ले गए कश्मीर। चतुर्बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष रहे। महान दार्शनिक नाटककार। इन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी, इस कारण इन्हें भारत का वाल्मीकि भी कहा जाता है। बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। अशुघोष ने सारी पुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद, ललित विस्तार जैसी पुस्तक की रचना की। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। पारस कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध सलाहकार थे। वसुमित्र प्रथम चतुर्बौद्ध संगीति, वसुमित्र कनिष्क के काल में चतुर्बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। महाविभास शास्त्र इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। 84 जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला कांड जो है
यह अमृतसर में हुआ। यह बड़ी ही भारत के स्वतंत्रता इतिहास का दुखदाई पल थी। जालियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू के बंदी बनाने के विरोध में सभा आयोजित की गई थी। हंसराज इसके मुखबिर बने और जनरल ओ डायर ने भारी गोली चलाई, जिसमें 1000 राउंड से अधिक गोली चलाई गई, जिसमें 379 आदमी के मरने की हंटर आयोग ने पुष्टि की। लेकिन कांग्रेस के द्वारा मालवीय की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई उसमें लगभग 1000 व्यक्ति मरने की बात कही गई। उस समय पंजाब के गवर्नर माइकल डायर थे और वहाँ अमृतसर में जो गोली चलाया वह जनरल ओ डायर थे। 85 है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ। तो अकबर का जन्म 1542 में 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ और इनका जन्म कश्मीर के राजकोट के शासक बीरसाल के महल में हुआ, क्योंकि इनके पिता निर्वासित जीवन जी रहे थे हुमायूं। हमीदा बानो के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ और अकबर की मृत्यु 25-26 अक्टूबर को रात्रि में 1605 ईस्वी में हुआ। अकबर जो पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद मुगल वंश को एक अस्थायित्व प्रदान किया, भारत में हिंदू मुस्लिम की एक नई संस्कृति को पनपने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 86 है, भारत का पहला अफगान शासक था तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी वंश जो 1451 से 1526 तक शासन किया। यह भारत में प्रथम अफगान राज के संस्थापक बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 तक शासन किया। बहलोल लोदी समानता में श्रेष्ठता के सिद्धांत पर शासन किए। इन्होंने अपने सरदारों के साथ समानता का व्यवहार किए। कभी गद्दी पर बैठकर इन्होंने शासन व्यवस्था का संचालन नहीं किया। बहलोली सिक्का इनकी प्रसिद्ध सिक्का है जो बहुत ही कलात्मक रहे। सिकंदर शाह लोदी वंश के महानतम शासक थे। शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना 1540 में हुमायूं को पराजित कर किया। इस्लाम शाह शेरशाह के उत्तराधिकारी थे। 87 प्रश्न है, भारतीय संविधान ने प्रावधान किया। तो भारतीय संविधान ने प्रावधान किया एकल नागरिकता का। हमने एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया है। भारत में इकहरी नागरिकता है जो हम ब्रिटेन से लिया है। हम नेटिव बिहार के हैं, हम नेटिव किसी राज्य के हो सकते हैं, लेकिन हम सिटीजनशिप जो हमको मिला है, नागरिकता जो हमको मिला है, वह सिर्फ भारत का मिला है। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया है। अब भारत में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को दोहरी नागरिकता नहीं है। अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है, वहाँ के व्यक्ति राज्य के भी नागरिक है और देश के भी। भारत में सिर्फ हम भारत के नागरिक है। भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है। 88 प्रश्न है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकार में संविधान में मौलिक अधिकार में संशोधन की जा सकती है, संसद के द्वारा संशोधन की जा सकती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार में संशोधन हुआ है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। छठी जो मौलिक अधिकार थी और छठी जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 क के अधीन संपत्ति का अधिकार अब केवल मेरा कानूनी अधिकार रह गया है।
तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन संसद इसमें रचनात्मक संशोधन कर सकते हैं, उसमें नकारात्मक संशोधन मौलिक अधिकार में नहीं कर सकते हैं। यानी मौलिक अधिकार में ऐसी संशोधन नहीं कर सकते हैं जो जनता को, नागरिक को जो है जीवन जीने या स्वतंत्रता का हनन होता हो। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 13 के अधीन सुप्रीम कोर्ट इसे अवैध घोषित कर सकते हैं। मौलिक अधिकार को निलंबन करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में, विशेष रूप से जब राष्ट्रीय आपातकाल हो अथवा देश हित और सेना से संबंधित कुछ नियम है जिसके आधार पर मौलिक अधिकार का निलंबन जो है अथवा सीमा उस पर लगा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद को किसी भी हालात में ना सीमित की जा सकती है और ना ही समाप्त की जा सकती है। 89 प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण जो है ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो उपराष्ट्रपति तो शपथ ग्रहण दिलवाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री अपना त्यागपत्र जो राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति यह बात लोकसभा अध्यक्ष को बताएंगे, जिसके द्वारा संसद इस बातों से अवगत होंगे। 90 प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक हैं? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में आनंद मठ नाम के प्रसिद्ध उपन्यास लिखा गया। इस आनंद मठ उपन्यास में भारत में अंग्रेज के विरुद्ध पहला आंदोलन जो 1766 में शुरू हुआ, 66 में शुरू हुआ, सन्यासी आंदोलन जो तीर्थ यात्रा कर और उनकी धार्मिक मांगों से सन्यासी नाम के संप्रदाय द्वारा शुरू की गई, इस बातों की चर्चा आनंद मठ उपन्यास में दिया गया है। यथार्थ बंकिम चंद्र चटर्जी यह बताने का प्रयास किया कि हम अंग्रेज को भारत से सन्यासियों द्वारा जिस तरह तीर भाला आदि से अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष किया गया, हम भारत से अंग्रेज को हम सशस्त्र संघर्ष के द्वारा ही बाहर कर सकते हैं। आनंद मठ में एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें पहली बार वंदे मातरम का प्रकाशन हुआ था। प्रेमचंद्र भारत के उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के प्रथम व्यक्ति जिन्हें 1972 में उर्वशी पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले आधुनिक भारत के सबसे बड़े कवि हैं। 91 प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन की उत्सर्जन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि CO2 को अवशोषण करते हैं और O2 को जो है मुक्त करते हैं। तो उत्सर्जन जो है मुक्त करते हैं। तो उत्सर्जन जो है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरणविद और हर व्यक्ति द्वारा वन लगाने की बात की जाती है। भारत में प्राचीन काल से वनों को धार्मिक महत्व दिया गया, क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए वन 33% अथवा वन अधिक मात्रा में होना बहुत ही आवश्यक है। तो वन के द्वारा जो मुक्त होती है गैस ऑक्सीजन, जो प्राणदायी गैस है, जो मानव जीवन का आधार है। हालांकि ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस भी है, जो जलन के लिए, जो ईंधन जलन के लिए अनिवार्य तत्व है।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अधिक मात्रा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इससे जलवायु परिवर्तन होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। 92 है ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है, तो मुख्यतः ये पत्ती में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रायोफाइटा सबसे सरल जीव का और सबसे सरल पौधे का उदाहरण है, जिसमें जड़, तना, पत्ती आदि में विविधता नहीं होता है। जैसा कि जानते हैं कि पत्ती जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्यतः उत्तरदायित्व है, क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है, जो पौधे के भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुष्प में पुमांग और जयांग होते हैं। पुमांग नर भाग होता है और मादा भाग जयांग कहलाता है। जड़ जहाँ से खनिज लवण आदि पौधे को प्राप्त होता है। 93 है विटामिन वसा में घुलनशील है। तो हम जानते हैं कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन है जो वसा या कार्बनिक घोल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी जल में ये घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, वह है जल में विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, वह है ए, डी, ई और के, और बी और सी विटामिन जो है वह जल में घुलनशील होते हैं। 94 है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोस में होता है। ध्वनि के वेग क्रमशः घटता है, वह है ठोस, इससे कम होगा गैस, जल में माने द्रव में, और द्रव से कम होगा गैस में। यानी ध्वनि का वेग जो है वह ठोस में सर्वाधिक होता है और गैस में सबसे कम होता है। वायु में ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर सेकेंड होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है। ध्वनि का दाब, आर्द्रता आदि पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ध्वनि का जो है दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप और आर्द्रता पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है और ताप बढ़ने से भी ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। यदि 1 डिग्री सेल्सियस यदि ध्वनि का तापमान बढ़ता है तो 0.61 जो है मीटर सेकेंड जो है तापमान में वृद्धि हो जाती है। 95 है पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। तो प्रवासी आसवन विधि से हम देखेंगे कि पेट्रोल के अनेक जो है प्राप्त किए जाते हैं। पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होती है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, अवशिष्ट पदार्थ। पेट्रोलियम के अवशिष्ट पदार्थ को हम कोरोताल कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हमें ग्रीक यानी कि जो है लुब्रिकेंट आदि भी जो है इसी पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान से प्राप्त होती है। ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया द्वारा कोई पदार्थ द्वितीय अवस्था प्राप्त किए हुए तृतीय अवस्था में पहुंच जाती है, यानी ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है। इसका बेहतर उदाहरण है कर्पूर। 96 है निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यक्षता यानी लास्टिक, सबसे अधिक लास्टिक जो दिया गया है वह स्टील में, जो आपका दिया गया है स्टील में होता है। स्टील की अधिक जो है आर्द्रता होता है। सबसे अधिक आर्द्रता जो है वह सोना का होता है। सोना सबसे अधिक आर्द्र तत्व है और सबसे
कम क्रियाशील है, यानी अक्रियाशील तत्व है। 96 चांदी जो है वह सबसे विद्युत का सुचालक होता है। रबर विद्युत का, चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है, चांदी सबसे अधिक विद्युत का सुचालक होता है और रबर विद्युत का कुचालक होता है। 97 निम्नलिखित पदार्थ में केवल एक ही तत्व है, तो एक ही तत्व है वह है हीरा। हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, जबकि बालू में सिलिकॉन, बालू जो है वह सिलिकॉन ऑक्साइड बालू में पाया जाता है। तो बालू में दो तत्व हो गया, हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय जो है अपरूप है, कांच जो है सिलिकेटो का मिश्रण है। तो इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं कांच बनाने में, और पानी भी जो है एक यौगिक है। पानी में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो स्पष्ट है कि निम्नलिखित पदार्थ में कौन एक ही तत्व से बनता है, तो वह है हीरा। हीरा कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। सोल्स ने किसका आविष्कार किया, तो टाइपराइटर का आविष्कार जो है 1868 ईस्वी में क्रिस्टोफर अलन सोल्स द्वारा किया गया। रडार का आविष्कार जो है रॉबर्ट वाटसन द्वारा किया गया, और मशीन टेलीप्रिंटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया। 99 है कि निम्नलिखित में कौन वायुमंडल का अंग नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, तो क्लोरीन गैस जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन लगभग 78% वायुमंडल में पाया जाता है, ऑक्सीजन लगभग 21% वायुमंडल में पाया जाता है, और CO2 लगभग 0.3% जो है ये वायुमंडल में पाया जाता है। तो आपका आंसर जो है वो क्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। 100 अंतिम क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होता है, तो क्वाशयोरकर जो है यह बीमारी प्रोटीन के कमी के कारण होता है, जिसमें उनके पेट निकल जाते हैं और उनकी जो टांग हाथ होते हैं वह दुबले पतले होते हैं। रिक्टेस बीमारी जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और रक्तता जो है आयरन की कमी के कारण होता है। एनीमिया बीमारी महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है। स्कर्वी जो है यह विटामिन सी की कमी से होने वाला बीमारी है। मार्मस बीमारी भी प्रोटीन के कमी के कारण होता है। आपका जो प्रश्न है उसका आंसर होगा क्वाशियोरकर, जो बीमारी बच्चे में विशेष रूप से होता है, जिसमें पेट जो है बढ़ जाता है और उनके टांग और हाथ जो है वह दुबले पतले हो जाते हैं। तो प्रोटीन जो शरीर के ऊर्जा के संतुलित विकास के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व है।